हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं रेस जुडिकेटा। अब तक रेस जुडिकेटा में 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि रेस जुडिकेटा को वाइंड अप करें। राइट। अभी तक मैंने आपको रेस जुडिकेटा की के पीछे का जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो थेरीज हैं वो बताई। राइट। आपको मैंने सेक्शन 11 पढ़ाया। सेक्शन 11 के हमने सारे एक्सप्लेनेशंस देखे। फिर उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 11 के, जो मेन कंसेप्ट्स हैं, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। राइट। अभी तक हम 2 इंग्रेडिएंट्स लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड इंग्रेडिएंट से, जो कि है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। राइट। अब अगर हम सेक्शन 11 की डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे ये फ्रेज मिलता है कि जो 2 पार्टीज हैं जिन्होंने सूट फाइल किया है, राइट, फॉर्मर सूट जो फाइल किया था और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है, वो सेम टाइटल के अंडर फाइल कर रही हैं। तो टाइटल का मतलब आप समझो क्या होता है। टाइटल का मतलब होता है कैपेसिटी। राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी एक ही कैपेसिटी में 2 अलग अलग सूट फाइल कर रही है जहां पे कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, तो ऐसे मामले में जो उसका सब्सिक्वेंट सूट होगा दैट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। राइट। दैट सूट विल बी बार्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा। तो हम समझते हैं कि ये कैपेसिटी का मतलब क्या होता है और जो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। राइट। तो इसको मान लो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं कि कोई, पहले हम एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। अगर अरिहंत नाम का कोई इंसान है, उसने प्रीवियस सूट में, जो सूट उसने पहले फाइल किया था, उस सूट में उसने क्या मांगा था? उसने पोसेशन ऑफ प्रॉपर्टी मांगा था। राइट। और उसने ये अलेज किया था कि बॉबी जो है वो टेनेंट है। राइट। बॉबी जो है वो टेनेंट है और इसको प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और इस प्रॉपर्टी का पोसेशन वापस मुझे दे दिया जाना चाहिए। पर उस सूट को डिसमिस कर दिया था कोर्ट ने। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने दूसरा सूट फाइल किया अरिहंत ने बोला कि बॉबी जो है वो ट्रेस पासर है, इसलिए जो सूट है वो क्या हुआ? बार नहीं हुआ। राइट। तो 2 अलग अलग चीजें देखो। पहले में इसने क्या मांगा? पहले में अगर पहला केस हम देखें तो पहले केस में फॉर पोसेशन, पहले केस में ये एक लैंडलॉर्ड की तरह गया। लैंडलॉर्ड की तरह इसने अपने टेनेंट को बाहर निकलवाने की बात करी। ठीक है। बट दूसरे एग्जाम्पल में, इसी में जो दूसरा पॉइंट है, उसमें क्या हुआ? अरिहंत ने ये बोला कि बॉबी जो है वो ट्रेस पासर है, राइट, प्रॉपर्टी में। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग कैपेसिटी में ये फाइल कर रहा है। एक कैपेसिटी में लैंडलॉर्ड की तरह फाइल कर रहा है टेनेंट के अगेंस्ट, और दूसरी कैपेसिटी में ये सूट फाइल कर रहा है, राइट, अगेंस्ट अ ट्रेसपासर, अगेंस्ट द रॉन्ग ऑफ ट्रेसपास, जो उसके अगेंस्ट, अरिहंत के अगेंस्ट, अरिहंत की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया गया है। ठीक है। तो अगर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल का मतलब है कि दोनों केसेस में पार्टीज जो हैं दे मस्ट हैव लिटिगेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट द बार इन द सेम कैपेसिटी इन फॉर्मर सूट। राइट। तो अगर कोई सूट जो है, मान लेते हैं रिकवर करने के लिए, इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अगर इससे क्लियर नहीं हुआ। एक और मान लीजिए कोई इंसान जो है वो मठ की प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए, मठ प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है। ठीक है। किससे? एक स्ट्रेंजर ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, उससे ये प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर करना चाहता है। राइट। कौन व्यक्ति है ये जो फाइल करता है वो सन है ऑफ डिसीज्ड महंत। राइट। उस मंदिर का जो सन है, जो उस मठ का जो महंत है जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके बेटे के तौर पे, उसके लीगल हायर के तौर पे मठ प्रॉपर्टी से की रिकवरी का सूट ये फाइल करता है किसी स्ट्रेंजर के अगेंस्ट। राइट। अब दूसरा सूट ये फाइल करता है बाद में। मान लेते हैं कि पहले ये सूट फाइल किया और इसका ये सूट क्या हुआ? डिसमिस हो गया, इसको ये सूट इसके फेवर में डिक्री नहीं हुआ। बाद में ये इंसान क्या करता है? बाद में एक और केस फाइल करता है, और वो केस इस बार फाइल करता है एज मैनेजर
ऑफ द ट्रस्ट, एज मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो मठ की प्रॉपर्टी है, हम ये मान लेते हैं कि इसको जो मैनेज कर रहा है वो मैनेजर ऑफ एक ट्रस्ट है जो उसे मैनेज कर रहा है, तो उसके मैनेजर की हैसियत में अब ये क्या करता है, सूट फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ पोसेशन। तो आप देखिए, और तो इस केस में क्या होगा, जो सेकंड उसका जो सब्सीक्वेंट सूट है दैट विल नॉट बी बार्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ। तो पहले केस में अगर आप देखोगे तो वो एक लीगल हायर की कैपेसिटी में रिकवरी मांग रहा था, पर दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में वो मैनेजर ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी की कैपेसिटी में प्रॉपर्टी की रिकवरी मांग रहा था। तो यहाँ पे जो टाइटल है दोनों की, जो कैपेसिटी है वो अलग है। पहले में एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में लीगल हेयर के तौर पे मांग रहा था, एंड सेकंड केस में ट्रस्ट प्रॉपर्टी के मैनेजर की कैपेसिटी में वो प्रॉपर्टी वापस मांग रहा था। तो जो दूसरा सूट है, अगर ये फाइल करता भी है तो दूसरा सूट शैल नॉट बार्ड बाय रेस जुडिकेटा। ठीक है, अब ये बोलता है that the rule of res judicata will depend not only if the second suit is instituted by the same person in a different capacity, right? तो बेसिकली रूल ऑफ रेस जुडिकेटा क्या होगा, वो अप्लाई नहीं करेंगे अगर सेकंड सूट जो है सेम इंसान ने डिफरेंट कैपेसिटी में फाइल किया गया है, राइट? तो जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया कि पहले जो मठ की प्रॉपर्टी है उससे रिकवरी के लिए सूट फाइल किया गया एज लीगल हायर ऑफ मठ, लीगल हायर ऑफ महंत। जो दूसरा सूट फाइल किया गया वो सूट फाइल हुआ एज मैनेजर ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। तो यहां पे व्यक्ति तो हम मान लेते हैं एक्स है, व्यक्ति एक ही है पर उसकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसमें वो लीगल हायर के तौर पे मांग रहा है और इधर वो मैनेजर के तौर पे मांग रहा है, राइट? नाउ हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, राइट? एक एग्जांपल हम ये देखते हैं कि अखिल क्या करता है, ब्रायन को सू करता है। पहले अखिल क्या करता है, ब्रायन को सू करता है। किस लिए सू करता है भाई? अखिल बोलता है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए टाइटल का, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल होना चाहिए टू प्रॉपर्टी, राइट? बेसिकली अखिल अपने आप को ये चाहता है कि वो प्रॉपर्टी का ओनर डिक्लेयर कर दिया जाए। कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद अखिल क्या करता है, अखिल सिरिल को सू करता है। सिरिल को क्यों सू करता है? पोसेशन के लिए सू करता है। तो बेसिकली प्रॉपर्टी हो सकता है उस टाइम तक के लिए सिरिल के ऑक्यूपेशन में हो, सिरिल के कब्जे में हो। तो जब कोर्ट ने अखिल को डिक्लेयर कर दिया कि ये ओनर है इस प्रॉपर्टी का, कोर्ट ने एक डिक्लेरेटरी डिक्री अंडर सेक्शन 34-35 पास कर दी ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो उसके बाद अखिल ने जो सिरिल जो इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है, अखिल इसके अगेंस्ट सूट फाइल करता है ये बोलते हुए कि ये प्रॉपर्टी जो है हमें वापस करवाई जाए। तो सिरिल जो है वो पोसेशन, सिरिल से अखिल पोसेशन वापस चाहता है उस प्रॉपर्टी का। तो अब अखिल सू करता है, अखिल जो है वो सू करता है सिरिल को। सिरिल ये कंटेंट करता है कि ब्रायन जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है, ब्रायन जो है वो प्रॉपर्टी का ओनर है और मैंने ये प्रॉपर्टी ब्रायन से ले रखी है, तो तुम ब्रायन से बात करो, ठीक है। ब्रायन क्या है? ब्रायन ओनर है और ये प्रॉपर्टी जो है मैंने किससे ले रखी है? ब्रायन से ले रखी है, मैं ब्रायन का टेनेंट हूं। तो अब अगर ये सिरिल ये डिफेंस लेता है तो क्या ये डिफेंस रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा? तो इसका आंसर है यस होगा, क्योंकि जो सिरिल है वो क्या कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है थ्रू ब्रायन। जब हम सेक्शन 11 में डेफिनेशन पढ़ते हैं रेस जुडिकेटा की, तो वो ये बात क्लियर कर देता है कि सेम पार्टी कौन कौन सी पार्टी होंगी। सेम पार्टी मतलब वो इंसान खुद जिसने वो केस फाइल किया है, राइट, वो दोबारा फाइल करेगा तो बार्ड होगा। उसके अलावा उसका कोई लीगल हायर जो है वो केस फाइल करेगा तो वो भी बार्ड होगा। मान लेते हैं एक्स है, एक्स ने कोई केस फाइल किया था, एक्स के अगेंस्ट डिसीजन आ गया। अब सेम मैटर पे एक्स दोबारा केस फाइल नहीं कर सकता, नहीं। अब मान लेते हैं कि एक्स नहीं कर सकता तो एक्स का बेटा बोले कि नहीं मैं कर सकता हूं, पार्टी डिफरेंट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, पर लॉ उसको भी मना करता है। लॉ ये बोलता है कि नीदर द पार्टी नॉर द पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, ठीक है। क्लेमिंग थ्रू देम का क्या मतलब होता है?
अब x का जो टेनेंट है, मान लो x की का ये बड़ा सा प्लॉट है, अब x का जो टेनेंट है xt, तो ये जो xt है ये इस प्रॉपर्टी में अपना जो राइट है वो डिराइव किसके थ्रू कर रहा है, क्लेम किसके थ्रू कर रहा है, x के थ्रू कर रहा है जो इस प्रॉपर्टी का ओनर है, राइट। तो इसलिए यहां पे जो सिरिल है वो क्लेम किसके थ्रू कर रहा है, ब्रायन के थ्रू क्लेम कर रहा है प्रॉपर्टी का टाइटल, इसलिए इसको भी सेम पार्टी ही माना जाएगा और रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो आपको क्या समझना है इसमें, सेम लीगल टाइटल का मतलब है सेम कैपेसिटी। अगर पार्टी सेम कैपेसिटी में ही 2 बार केस फाइल कर रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उसका सब्सिक्वेंट सूट होगा दैट विल बी बार्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट। अब ये बात करता है कि अगर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को डिसाइड करने के लिए भी। ये चीज मैं आपको लास्ट लेक्चर में वैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट एक बार जल्दी से बता देता हूं। मान लेते हैं कि फिर से, राइट, हम ये देखते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि रेस जुडिकेटा अप्लाई करने के लिए अगर कोई कोर्ट है, मान लेते हैं ये C1 है, इसने एक फॉर्मर सूट, ठीक है, एक सूट जो है इसने डिसाइड किया। अब सेम पार्टीज एक दूसरा सूट फाइल करना चाह रही हैं, सब्सिक्वेंट सूट फाइल करना चाह रही हैं, राइट, ये बोलते हुए कि मतलब सब्सिक्वेंट सूट फाइल करना चाह रही हैं सेम डिस्प्यूट के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये वाला जो सूट है, जो सब्सिक्वेंट सूट है, इट विल बी बार्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा। पर क्या होना चाहिए, पर जो फॉर्मर कोर्ट है जिसने ये सूट डिसाइड किया था, C1 जो है जिसने फॉर्मर सूट डिसाइड किया था, उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब्सिक्वेंट सूट भी डिसाइड कर सके, राइट। अगर इस फॉर्मर कोर्ट के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये सब्सिक्वेंट सूट भी डिसाइड कर सके, तो ऐसे केस में रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, राइट। ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल 1976 से पहले पूरी तरह फोर्स में था, पर क्या हुआ कि 1976 के अमेंडमेंट से ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन की हार्शनेस को रिड्यूस करने के लिए एक्सप्लेनेशन 8 ऐड किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन 8 ऐड कब किया गया। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि एक्सप्लेनेशन 8 किस बारे में डील करता है, किस बारे में बात करता है। डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन 8 से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, राइट। और बाकी जो टेक्निकलिटी है इस एक्सप्लेनेशन की विद द प्रोविजंस ऑफ द मेन सेक्शन, वो तो ऑब्वियसली मेंस में पूछा ही जा सकता है, राइट। तो अब इस हार्शनेस को रिड्यूस कैसे किया, अब ये बोल रहा है कि जो मेन प्रोविजन है वो ये बोलता है कि जो सब्सिक्वेंट सूट है उसका भी ट्रायल करने की जो क्षमता है वो कोर्ट के पास होनी चाहिए, उस कोर्ट के पास जिसने फॉर्मर सूट डिसाइड किया है। अगर उस कोर्ट के पास इन दोनों सूट को ट्राई करने की क्षमता नहीं है तो फिर उस केस में आरजे अप्लाई नहीं होगा। तो इस रूल को कुछ हद तक लिमिट कर दिया गया 1976 के अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें यह बोला गया कि अगर ऐसा कोई कोर्ट, मान लेते हैं जो C1 है, इसने जो फॉर्मर सूट डिसाइड किया है, तो ये जो C1 है ये कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, ये कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है। तो अगर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने ये केस डिसाइड किया है, ये फॉर्मर सूट डिसाइड किया है, ये फॉर्मर सूट कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में भले ही इसके पास ये पावर ना हो कि जो सब्सिक्वेंट सूट पार्टी ला रही है वो उसे ट्राई कर पाए या ना कर पाए, स्टिल इसका जो जजमेंट है वो एक रेस जुडिकेटा की तरह अप्लाई होगा नेक्स्ट केस में, राइट। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ज्यादा आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मान लेते हैं कि x एंड y इनके बीच में कोई डिस्प्यूट था इस प्लॉट को लेके, लेट्स से। अब ये जो प्लॉट है इसके ये कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि x ओनर है इस प्लॉट का, पर y जो है y ये चाहता है कि मैं दोबारा केस फाइल करूं, ठीक है। तो जनरल रूल क्या है, जनरल रूल ये है कि इस केस के लिए जिस कोर्ट ने डिसीजन दिया उसी कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो दूसरे केस को भी डिसाइड कर सके। जो एक्स के लिए जो डिसीजन जिस कोर्ट ने दिया
उस कोर्ट के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो वाई जब सूट फाइल करे तो वाई वाला सूट भी वो डिसाइड कर ले, राइट। जनरल रूल ये, पर इस रूल को कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शंस के केसेस में क्या किया गया है, लिमिट कर दिया गया है। मान लेते हैं कि एक्स और वाई के बीच में जो डिस्प्यूट था वो था कि एक ये जो प्लॉट है इसमें, इस प्लॉट में काफी डैमेज किया हुआ है इस प्लॉट को वाई ने, राइट। तो कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि जो वाई है वो एक्स को 8 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देगा, ठीक है। 8 लाख रुपीज जो है कॉम्पनसेशन वाई देगा किसको, एक्स को। अब जब ये जजमेंट आया कोर्ट का, तो बेसिकली रिलीफ भी 8 लाख का मांगा था एक्स ने, तो ये 8 लाख तक का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। अब ये जो कोर्ट है जिसने ये डिसीजन दिया, ये केवल 10 लाख तक के मामले सुन सकता था, राइट। केवल 10 लाख रुपए तक के मामले सुन सकता था। तो इसलिए ये कोर्ट क्या हो गया, इसका ये कोर्ट हो गया लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का कोर्ट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिक्यूनरी लिमिट है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है इसका, वो कितना है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन इसका केवल 10 लाख रुपए है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगले केस में वाई ने, अगले केस में अब एक्स के फेवर में ये जजमेंट आ गया था, तो वाई ने क्या किया, वाई को मजा नहीं आया, वाई को लगा कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है, तो वाई ने क्या किया, वाई ने 11 लाख रुपए का रिलीफ मांगा, अगला सूट फाइल किया। अगला सूट वाई ये बोल रहा है कि मैं एक्स के खिलाफ फाइल करूंगा और मैं 11 लाख रुपए मुझको चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये बोलते हुए कि एक्स ने मुझे हैरेस किया और तमाम एलिगेशंस लगाए और डिस्प्यूट लगभग सेम ही है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्योंकि ये 11 लाख रुपए का मामला है, तो अगर आप देखो टेक्निकली, अगर हम टेक्निकल रूल से जाएं, तो यहां पे इस कोर्ट ने जिसने ये डिसाइड किया था उसकी क्षमता कितनी थी, 10 लाख रुपए तक का डिस्प्यूट सुनने की क्षमता थी। और क्योंकि ये 8 लाख का डिस्प्यूट था, 8 लाख का रिलीफ उस कोर्ट ने दे दिया था। पर क्या ये जो कोर्ट है, राइट, जिसने 8 लाख रुपए का जो रिलीफ दिया था, जिसने फॉर्मर सूट ट्राई किया था, क्या वो सब्सिक्वेंट सूट भी ट्राई कर सकता है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इस बार तो रिलीफ 11 लाख है और इसकी जो कॉम्पिटेंस है वो कितनी है, 10 लाख है। तो इसका आंसर, तो क्या सेकेंड सूट जो है विल इट बी बार्ड बाई रेस जुडिकेटा? तो 1976 से पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आप बोलते कि रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा और इस सूट का ट्रायल हो सकता है। पर आफ्टर 1976 अगर जो फॉर्मर सूट जिस कोर्ट ने ट्राई किया है, मतलब ये वाला सूट जिस कोर्ट ने ट्राई किया है, वो कोर्ट अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है, तो ऐसे केस में भले ही वो सब्सिक्वेंट सूट यानी ये जो दूसरा सूट है उसका ट्रायल कर पाए या ना कर पाए, कर पाने के लिए कॉम्पिटेंट हो या ना हो, फिर भी जो उसका डिसीजन है जो उसने पहले सूट में दिया था वो रेस जुडिकेटा की तरह, वो रेस जुडिकेटा की तरह क्या होगा, अप्लाई होगा, राइट। ऐसे मामले में जो सूट है, ऐसे मामले में जो प्रीवियस सूट है, जो प्रीवियस सूट में जो जजमेंट है वो क्या होगा, अगले मामले में भी रेस जुडिकेटा की तरह अप्लाई होगा आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 1976, राइट। तो रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल को ज्यादा अच्छे से अप्लाई करने के लिए, उसकी हार्शनेस को कम करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया 1976 में, राइट। और सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायणन नायर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें इस प्रोविजो, जिसमें जो सेक्शन 11 है उसका एक्सप्लेनेशन 8 के साथ काफी अच्छे से उसका रिश्ता बताया गया है, राइट। तो पहले क्या होता था जनरली, ये क्यों किया गया, जनरली क्या होता था कि जैसे पार्टीज जो हैं, पहले उन्होंने कुछ एक डिसीजन आ गया कोर्ट ने से एक मैटर पे डिसीजन दे दिया, पर दूसरे मैटर में वो दोबारा से सूट फाइल करना चाहती थी सेम मैटर पे। जनरली जो पार्टी हार जाती थी वो क्या कोशिश करती थी कि एक और सूट फाइल किया जाए। तो जो दूसरा सूट फाइल होता था उसमें वो रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा, तो रेस जुडिकेटा से हटाने के लिए क्या करती थी पार्टी, जो रिलीफ की वैल्यू है वो ज्यादा कर देती थी। तो जब रिलीफ की वैल्यू ज्यादा हो जाती थी, तो जब सेक्शन 11 को पढ़ा जाता था तो सेक्शन 11 को अप्लाई करने पे ये क्लियर होता था कि जो कोर्ट है, मान लीजिए इसकी जो वैल्यू थी वो 10 लाख रुपए तक की के ही केसेस देख सकता था। तो अब जब दोबारा से ये केस फाइल किया गया तो उसमें क्या करते थे, ये 10 लाख से ज्यादा का रिलीफ मांग देते थे। तो जो रिलीफ ज्यादा हो जाता था तो ये कोर्ट अपने आप इनकॉम्पिटेंट हो जाता था। तो इस बेसिस पे
क्योंकि ये जो कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट सूट डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता था, तो रेस जुडिकेटा क्या होता था, अप्लाई नहीं हुआ करता था। पर 1976 के इस अमेंडमेंट के बाद ये जो टेक्निकलिटी है ये खत्म हो गई और अब रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, राइट। अगर भले ही सब्सिक्वेंट सूट डिसाइड करने की क्षमता कोर्ट ऑफ लिमिटेड जुरिस्डिक्शन के पास नहीं है, राइट। अब अगला जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय कोर्ट इन फर्स्ट सूट। तो देखिए, जब भी इसकी बात होती है, जब भी रेस जुडिकेटा की बात होती है, तो जो डिसीजन रेस जुडिकेटा की तरह एक्ट करता है वो रेस जुडिकेटा की तरह तभी काम कर सकता है जब केस को मेरिट पे डिसाइड किया गया हो। केस को मेरिट पे डिसाइड किया गया हो मतलब दोनों पार्टीज के एविडेंसेस ले लिए गए हों, राइट। दोनों पार्टीज के एविडेंसेस ले लिए गए हों, तभी ऐसा माना जाएगा कि रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। अगर टेक्निकल ग्राउंड पे, अगर केवल टेक्निकल ग्राउंड पे, अब वो टेक्निकल ग्राउंड क्या हो सकते हैं कि भाई जुरिस्डिक्शन नहीं था, या फिर प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, राइट, मामले में, या फिर नॉन ज्वाइंडर हो गया नेसेसरी पार्टीज का, ठीक है, या फिर सूट जो है बुरी गलत तरीके से अच्छे से फ्रेम नहीं किया गया था, या फिर कोई भी टेक्निकल मिस्टेक जैसे कि इम्प्रॉपर वैल्यूएशन कर दिया सूट का, राइट। सूट का वैल्यूएशन 20 लाख था पर इम्प्रॉपर वैल्यूएशन करके केवल 8 लाख में दिखा दिया। ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा कोर्ट फीस बचाने के लिए किया जा सकता है, राइट। तो इन सब वजहों से, अगर टेक्निकल वजहों से डिसमिस हुआ है पहला सूट, कौन सा सूट, फॉर्मर सूट, पुराना सूट, अगर टेक्निकल वजहों से डिसमिस हुआ है तो ऐसे केस में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, राइट। रेस जुडिकेटा अगले जजमेंट में, अगले सूट में अप्लाई होने के लिए जरूरी है कि वो मेरिट की, तो जो फॉर्मर सूट में जो डिसीजन दिया गया है वो मेरिट पे दिया गया हो, दोनों पार्टीज के एविडेंसेस को अप्रिशिएट करके, दोनों पार्टीज की बात सुन के दिया गया हो, राइट। अब अगर हम देखें तो कोई इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो जजमेंट है, जो पुराने केस का जजमेंट है वो राइट है या रॉन्ग है, राइट। जब तक वो जजमेंट हायर कोर्ट ने रिवर्स नहीं कर दिया, जब तक वो जजमेंट हायर कोर्ट ने रिवर्स नहीं कर दिया, तब तक वो जजमेंट क्या होता है, तब तक वो जजमेंट कंफर्म माना जाता है, ठीक है। अब अगर हम इस केस को, अब अगर हम बात करें तो इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि जो रेस जुडिकेटा है, ठीक है, रेस जुडिकेटा के मामले में अगर कोर्ट कोई जजमेंट देता है, कोर्ट कोई डिसीजन देता है, तो ऐसे मामले में क्या होगा, रेस जुडिकेटा, आई एम रियली सॉरी, बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जुरिस्डिक्शन के मामले में अगर कोर्ट कोई जजमेंट देता है, मान लीजिए आप कोर्ट एक्स जो है कोर्ट के पास गया, उसने कोर्ट को बोला कि आपके पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को डिसाइड करने का, तो कोर्ट क्या करने लगा, कोर्ट जुरिस्डिक्शन डिसाइड, कोर्ट ने देखा कि जुरिस्डिक्शन है तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट उस केस को लेके आगे बढ़ गया, ट्रायल करने लगा। पर अब वाई आया, वाई ने ऑब्जेक्ट किया, वाई ने बोला नहीं नहीं आपके पास तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। तो अब ऐसे केस में फिर भी कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने वाई की जो ऑब्जेक्शन था वाई का, उसको ओवर रूल कर दिया और कोर्ट ने केस का डिसीजन दे दिया। अब ऐसे केस में अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन एक्चुअल में नहीं था, बट स्टिल कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को डील करने का, और उस ऑर्डर के बेसिस पे केस का ट्रायल करके रख दिया, राइट। अब जो दूसरी पार्टी है, राइट, अब जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट में जाती है, वाई, इस केस में वाई ने दूसरा सूट फाइल किया, तो ये जो सूट है ये क्या है, फॉर्मर सूट है। दूसरा सूट वाई फाइल करती है, सब्सिक्वेंट सूट, और इस सूट में कहती है कि जुरिस्डिक्शन ही नहीं था इनके पास, राइट, केस को डिसाइड करने का, तो इसलिए रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। पर वाई के आगे जब वाई सब्सिक्वेंट सूट फाइल करती है तो एक्स बोलता है कि नहीं नहीं ये डिसीजन तो पहले ही इस कोर्ट में हो चुका है, तो आप अब इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकते, राइट। तो क्या ऐसे मामले में भी, जुरिस्डिक्शन के मामले में भी, मान लेते हैं किसी कोर्ट ने गलत तरीके से जुरिस्डिक्शन डिसाइड किया हो, तो क्या ऐसे मामले में भी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई
हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, राइट, there can be no estoppel on a pure question of law and the question of jurisdiction is a pure question of law. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में डिफरेंस, उनका मीनिंग बताया था, राइट। तो ये बोल रहा है कि ऐसे मामले जहां पे केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात है, फॉर एग्जांपल ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे मामलों में जो भी डिसीजन है कोर्ट का वो अगले मैटर में रेस जुडिकेटा के तौर पे अप्लाई होना जरूरी नहीं है, वहां पे अप्लाई, अगर कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, मान लेते हैं इस कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, इसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था फिर भी डिसाइड कर दिया है, तो फिर इस कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो जिसके थ्रू इसने बोला कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है, उस ऑर्डर को रेस जुडिकेटा नहीं माना जा सकता अगले केस में, राइट। तो आप इस बात से निश्चिंत रहो। अब आप इस बात को याद रखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिसीजन आता है तो प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई क्वेश्चन आता, कोई जजमेंट आता है और वो तो उस पे रेस जुडिकेटा अप्लाई नेक्स्ट केस के लिए नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं है, राइट। अगर उसमें कोई फॉल्ट है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो जो सब्सिक्वेंट सूट है उसमें उस चीज को डिसाइड किया जा सकता है, राइट, ये याद रखिएगा। अब अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, राइट, या फिर मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो भी डिसीजन कोर्ट ने दिया होगा, प्रीवियस कोर्ट ने, वो डिसीजन क्या होगा, रेस जुडिकेटा के तौर पे अप्लाई होगा नेक्स्ट सूट में, राइट। उसमें रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल से कोई डिविएशन नहीं होगा। पर अगर किसी प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जजमेंट दिया है, प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे डिसीजन दिया है कोर्ट ने, तो ऐसे मामले में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा और अगले सूट में उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है मथुरा प्रसाद सरजू जायसवाल, राइट। इसमें कोर्ट ने ये बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दैट द क्वेश्चन रिलेटिंग टू जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन फाइनली डिटरमाइंड by an erroneous decision of the court. If by an erroneous interpretation of the statute the court holds that it has no jurisdiction, the question would not operate as res judicata, right? तो अगर कोर्ट क्या करता है, जुरिसडिक्शन के क्वेश्चन को गलत तरीके से डिसाइड करता है, रॉन्गली डिसाइड करता है, जहां पे या तो जहां पे उसके पास जुरिसडिक्शन था उस जुरिसडिक्शन को वो मानने से इनकार कर देता है, बोलता है नहीं मेरे पास जुरिसडिक्शन नहीं है, या फिर जहां पे जुरिसडिक्शन नहीं था वो उस जुरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है मेरे पास, अज्यूम कर लेता है और बोलता है नहीं मेरे पास जुरिसडिक्शन है, मैं इस केस का डिसीजन दे सकता हूं। तो दोनों ही केसेस में जो जुरिसडिक्शन का क्वेश्चन है अगले, राइट, रेस जुडिकेटा की तरह एक्ट नहीं करता, एंड अगले केस में, नेक्स्ट केस में, सब्सिक्वेंट सूट में उसको चैलेंज किया जा सकता है, राइट। आई होप आपको ये याद रहेगा। मैं आपको बहुत टेक्निकल चीजें पढ़ा रहा हूं अभी, राइट। ये रेस जुडिकेटा सिंपली अगर पढ़ाना होता जो ऊपर ऊपर सेक्शन पढ़ के, तो वो एक लेक्चर में खत्म हो जाता, बट देन मैं आपको इसके अंदर की डिटेल्स भी पढ़ा रहा हूं। तो आप कोशिश करिए कि आपको ये चीज समझ आए। अगर एक बार में नहीं आ रही है तो आप लेक्चर को बार बार देखिए, आपको वो चीज समझ आएगी, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन 5 टू सेक्शन 11। ये जो चीज है ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इस एक्सप्लेनेशन 5 ये बात करती है कि अगर कोई रिलीफ आपने क्लेम किया है और कोर्ट ने वो रिलीफ ग्रांट नहीं किया, राइट, मना नहीं किया उसको ग्रांट करने से, बस ग्रांट नहीं किया अपने ऑर्डर में, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा माना जाएगा जैसे कि कोर्ट ने उस रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया है ग्रांट करने से, राइट। ठीक है, तो अब इस चीज का लीगल इफेक्ट क्या होगा कि मान लीजिए आपने कोर्ट से मांगा कि मुझे इस केस में रेंट के साथ साथ मीन प्रॉफिट्स भी दीजिए, ठीक है। कोर्ट ने मीन प्रॉफिट्स आपको नहीं दिए, केवल रेंट दे दिया, तो क्या माना जाएगा, जैसे कि उसने मीन प्रॉफिट रिफ्यूज कर दिया हो आपको देने से। इसलिए अब अगर आप दूसरा सूट फाइल करोगे किस चीज के लिए, फॉर मीन प्रॉफिट्स, तो वो अलाउड नहीं होगा। वो किससे बार्ड होगा, वो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा से बार्ड होगा। ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, राइट, कि ठीक है, ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इस केस की, मतलब इस एक्सप्लेनेशन की,
ठीक है। रिफ्यूज करने का मतलब है कि भाई आपने मांगा था, आप ना ग्रांट करने का मतलब है रिफ्यूज करना। इसका मतलब क्या है कि आपने तो वो रिलीफ मांगा था पर आपको वो रिलीफ दिया नहीं गया, कोर्ट ने मना कर दिया, तो इसलिए अब वो रिलीफ मांगने के लिए आप नेक्स्ट सूट, फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते, राइट। अब हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड का मतलब हमने समझा था कि क्या होता है, राइट। इसका इंटरप्रिटेशन हमने देखा था। अब हम ऐसा करते हैं कि देखिए क्या होता है जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो प्री में भी और मेंस में भी बड़े अलग अलग तरीके से रेस जुडिकेटा से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एग्जैक्टली पूछ लिया जाते हैं कि क्या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, या फिर कि क्या कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, या फिर कि क्या जो सूट विड्रॉ कर लिया गया है उस पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। तो डायरेक्टली प्री में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। इस तरह के मैंने कई सारे एग्जांपल्स रखे हुए हैं, हम लोग देखते हैं वन बाय वन। एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स, तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स आप अगर देखेंगे तो हमें इन प्रोविजंस में ऑर्डर 9 रूल 6(1)A एंड ऑर्डर 9 रूल 13 में मिल जाती है। तो एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स का क्या मतलब होता है? एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल किया और बी कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ। जब बी कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ तो ए ने जो भी प्ली दी थी उसके बेसिस पे कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट डिसाइड कर सकता है इन एब्सेंस ऑफ बी, कोर्ट डिसाइड कर सकता है इन बीज एब्सेंस। तो अगर एक पार्टी की अनुपस्थिति में, राइट, डिफेंडेंट की अनुपस्थिति में कोई जजमेंट आ गया, कोई डिक्री दे दी, कोई ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? एक्स पार्टे ऑर्डर बोलेंगे या एक्स पार्टे जजमेंट बोलेंगे, राइट। एक्स पार्टे ऑर्डर या एक्स पार्टे जजमेंट बोला जाएगा उस चीज को ऐसे केस में, राइट। अब अगर हम बात करें कि क्या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स में, एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हर्ड एंड फाइनली क्या एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स मेरिट पे की जाती है। तो देखिए इसका आंसर सिंपल है। अगर कोर्ट ने, मान लेते हैं बी नहीं भी आया, बी ने अपना पक्ष नहीं भी रखा, तब भी जो ए का पक्ष है, ए जो प्लीड कर रहा है, ए जो रिलीफ मांग रहा है, ए को अपना रिलीफ, अपनी बात एविडेंस के थ्रू क्या करनी पड़ेगी? प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट के सामने, राइट। जो राइट कोर्ट बोल सकता है ए को कि आप एविडेंस के थ्रू अपना जो भी आप रिलीफ मांग रहे हो, जो भी क्लेम है, आप उसको प्रूव कीजिए। तो अगर कोर्ट ने एविडेंस लिया है, राइट, तो ऐसे मामले में ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट ने इस केस को मेरिट पे डिसाइड किया है, ऑन मेरिट डिसाइड किया है, फाइनली हियर करके डिसाइड किया है, केवल टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसाइड नहीं किया है, राइट। तो फिर क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। पर अगर कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने सिंपली, क्योंकि बी नहीं आया, तो बी नहीं आया तो जो भी ए ने बोला कोर्ट ने उस चीज को एडमिट कर लिया इन बीज एब्सेंस, राइट। और ऐसे मान लिया कि जैसे कि वो ए ने प्रूव कर दिया हो और उसने एविडेंस नहीं मांगे, कोर्ट ने एविडेंस नहीं मांगे, तो ऐसे केस में हम क्या मानेंगे कि कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे बिना मैटर को कंप्लीटली सुना नहीं है, मेरिट पे सुना नहीं है, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है, राइट, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है और जजमेंट दे दिया है। तो ऐसे केस में क्या माना जाएगा? ऐसे केस में माना जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया है, क्या कोर्ट ने एविडेंसेस को अप्रिशिएट किया है। अगर किया है तो फिर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग्स में भी रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, पर अगर नहीं किया है, केवल डिफेंडेंट के एब्सेंस में जजमेंट दे दिया है, तो ऐसे मामले में क्या होगा, राइट। और जो प्लेंटिफ है उसकी सारी बात को मानते हुए, क्योंकि डिफेंडेंट एब्सेंट था और जजमेंट दे दिया है, तो ऐसे मामले में क्या होगा? रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। अब कंसेंट और कॉम्प्रोमाइज डिग्री, कॉम्प्रोमाइज डिग्री ऑर्डर 23 रूल 3 की में डिस्कस की गई है, कंसेंट या कॉम्प्रोमाइज डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि दो पार्टीज ए एंड बी, अगर केस इनके बीच में है, किसी, मान लीजिए इनका कोई प्लॉट है, उसके उस प्लॉट के ओनरशिप से रिलेटेड, प्लॉट की ओनरशिप से रिलेटेड कोई विवाद है, राइट। और ए ने क्या किया? सूट फाइल किया है, ठीक है।
बी के अगेंस्ट और ये बोला है कि भाई ओनरशिप मिलनी चाहिए। बाद में क्या होता है, ये दोनों पार्टीज बोलती हैं यार घर का मामला है, ऐसा करते हैं हम ज्यादा केस वेस नहीं करते हैं, अग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कोर्ट को बोलते हैं कि हम एक सेटलमेंट करना चाहते हैं आउट ऑफ कोर्ट। तो उस केस में क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं ए एंड बी। अब जब ए एंड बी एक अग्रीमेंट कर लेते हैं तो इस अग्रीमेंट को फाइल किया जाता है कोर्ट में, राइट। ये अग्रीमेंट जो है, दिस अग्रीमेंट इज फाइल्ड इन कोर्ट। इस अग्रीमेंट के बेसिस पे जो कोर्ट में फाइल हुआ है, कोर्ट अपना डिसीजन दे देता है। जब कोर्ट अपना डिसीजन इस बेसिस पे दे देता है तो इस राइट तो अग्रीमेंट इनका है पर कोर्ट के सील के साथ डिक्री पास होती है ऐसे केस में। तो अब ये जो पार्टीज हैं, तो अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों में से कोई भी पार्टी ए या बी दोबारा से फ्रेश सूट फाइल कर सकती है इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप से रिलेटेड? क्या ऐसे मामले में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा? तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पे कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने एविडेंसेस नहीं लिए हैं दोनों पार्टी की, कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया है, राइट। कोर्ट ने बस इतना देखा है कि जो अग्रीमेंट है कहीं वो किसी फोर्स या किसी कोअर्जन से तो एंटर नहीं किया गया है, एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर जो कोअर्जन किया हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट क्या करता है, अब इसी अग्रीमेंट के बेसिस पे डिसीजन दे देता है। तो क्योंकि अग्रीमेंट के बेसिस पे डिसीजन दे दिया है, एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, तो ऐसा माना जाएगा कि जो जजमेंट है ऑन मेरिट नहीं है, राइट। तो अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम बोलें तो इस केस में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, राइट। पर क्या अप्लाई होगा? ऐसे मामले में अप्लाई होगा प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्टीज ने एक अग्रीमेंट किया, दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया एक दूसरे के साथ, और वही प्रॉमिस वही अग्रीमेंट कोर्ट में फाइल किया। तो अब एक पार्टी ये नहीं बोल सकती कि नहीं हमें जो है हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें कुछ और करना है, राइट। या बी या ए, इन दोनों में से कोई, बोथ ऑफ देम कैन नॉट गो बैक ऑन देयर वर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल है वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अग्री किया था और उसी के बेसिस पे ये डिसीजन आया है, राइट। और इसीलिए एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जो कंसेंट डिक्री होती है, मैंने शुरुआत में डिस्कस किया है, कंसेंट डिक्री से अपील नहीं जाती, कंसेंट डिक्री जो है उससे अपील नहीं जाती, कंसेंट डिक्री अपीलेबल नहीं होती, राइट। अब अगर हम बात करें तो, और अगर हम ऑर्डर 23 रूल 3A की बात करें तो इसी बेसिस पे सब्सिक्वेंट सूट जो है कंसेंट डिक्री पास होने के बाद वो प्रोहिबिटेड है अंडर ऑर्डर 23 रूल 3A, राइट। मैं आपको ये सारे प्रोविजंस देखिए एक साथ रिलेट करके पढ़ा रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, आपके दिमाग में बैठे ये प्रोविजंस, ठीक है। अब विथड्रॉन सूट कब विड्रॉ हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसका पूरा जो प्रोविजन है वो ऑर्डर 23 रूल 1 में दिया हुआ है, इसके ग्राउंड्स वगैरह विड्रॉ करने के। तो विड्रॉन सूट का क्या मतलब है? ऐसा सूट जिसको पहले ही पार्टी क्या करती है, विड्रॉ कर लेती है, राइट। तो ये जो सूट होता है ये ऑन मेरिट्स डिसाइड नहीं होता, राइट। ये ऑन मेरिट्स डिसाइड नहीं होता और कोई जजमेंट भी नहीं आता है ऐसे सूट में, ठीक है। तो जनरली तो इसलिए हम ये तो नहीं बोल सकते कि जो सूट है, सूट इज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, ठीक है, हम ये बात नहीं बोल सकते। पर अगर हम ऑर्डर 23 रूल 1, 3 एंड 4 की बात करें तो अगर कोई पार्टी अपना केस विड्रॉ कर लेती है कोर्ट के सामने से, कोर्ट की परमिशन के बिना, राइट, ये ध्यान रखिएगा, विदाउट परमिशन विड्रॉ कर लेती है। किसकी विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट अगर वो विड्रॉ कर लेती है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में वो अलाउड नहीं होगा अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सबसेक्शन सब रूल 3 एंड 4 दोबारा केस फाइल करने के लिए, राइट। जो सूट उसने विड्रॉ किया है उसी मैटर में दोबारा सूट फाइल करने के लिए वो अलाउड नहीं होगा। हालांकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा उस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विड्रॉन सूट है, तो वहां पे ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट ने एविडेंस के बेसिस पे अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके ऑन मेरिट्स डिसीजन दिया हो, ऐसा तो हुआ नहीं है। तो क्योंकि अगर वो नहीं हुआ है तो रेस जुडिकेटा तो अप्लाई नहीं होगा। बट स्टिल ऑर्डर 23 में रूल 1 सब रूल 3 एंड 4 में ये प्रोविजन है कि अगर पार्टी विड्रॉ करती है, पर अगर विड्रॉ करती है विद परमिशन ऑफ कोर्ट, केस को परमिशन के साथ करती है कोर्ट के, राइट, तो उस केस में तो वो फ्रेश सूट फाइल कर सकती है, उस केस में फ्रेश सूट कैन बी फाइल्ड। पर अगर वो विदाउट परमिशन करती है तो ऐसे केस में क्या होगा, फ्रेश सूट फाइल नहीं किया जा सकता। पर दोनों ही मामलों में रेस जुडिकेटा तो अप्लाई नहीं होगा, राइट।
अब आता है नॉन स्पीकिंग जजमेंट। देखिए नॉन स्पीकिंग जजमेंट का मतलब होता है जजमेंट्स विदाउट रीजन, राइट। जजमेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने ये समझा था कि जजमेंट जो है बेसिकली क्या होते हैं, जजमेंट में रीजंस दिए होते हैं, ग्राउंड्स दिए होते हैं फॉर डिक्री फॉर डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो जजमेंट में रीजन तो होना मैंडेटरी है। तो अगर कोई जजमेंट जिसमें कोई रीजन नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन स्पीकिंग जजमेंट। केवल बोल दिया कि एक्स इज द ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लॉट, एक्स इज द ओनर ऑफ अ प्लॉट। तो इस तरह के जो जजमेंट है, ये जो जजमेंट है इट विल नॉट अप्लाई एज रेस जुडिकेटा फॉर नेक्स्ट सूट। मान लीजिए ए बी का, एक्स और वाई का कोई मसला था, कोई डिस्प्यूट था, और इस डिस्प्यूट में कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है। इनमें से दोनों में से कोई भी एक पार्टी दोबारा से फाइल करती है जाके सूट उसी डिस्प्यूट पे, क्योंकि जो पुराना जजमेंट था वो नॉन स्पीकिंग जजमेंट था। तो जो दूसरी पार्टी है वो ये डिफेंस नहीं ले सकती कि जो पुराना सूट था, जो फॉर्मर सूट है, उसमें ये मसला डिसाइड हो चुका है, उसमें ये जो केस है ये डिसाइड हो चुका है, और इसलिए अब इसका सब्सिक्वेंट सूट जो है वो बार्ड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। तो ध्यान रखिए, जब नॉन स्पीकिंग जजमेंट होता है, जब कोई जजमेंट विदाउट रीजन पास किया जाता है, विदाउट उसके ग्राउंड्स बताए हुए पास किया जाता है, तो ऐसे मामले में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होता। अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी, क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो सूट नहीं होती। रेस जुडिकेटा अगर हम सेक्शन 11 की बात करें तो रेस जुडिकेटा सूट पे अप्लाई होता है और इश्यूज पे अप्लाई होता है, राइट। तो जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो सूट नहीं होती, तो रेस जुडिकेटा तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा, पर ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई, राइट। सेक्शन 11 जो है रेस जुडिकेटा के बारे में जो बात करता है, दिस प्रोविजन इज नॉट एग्जॉस्टिव in nature. Section 11 is not exhaustive with respect to res judicata. क्यों? क्योंकि ये केवल सूट और इशू के रेस जुडिकेटा की बात करता है, राइट। रिट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, है ना, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, इसमें जो रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है वो इसमें सेक्शन 11 में डील ही नहीं किया गया। इन सब में क्या अप्लाई होते हैं, ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होते हैं। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में रेस जुडिकेटा अप्लाई हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। बट देन आप ये बोलोगे कि जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा हैं वो अप्लाई होंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एक पार्टी है, मान लीजिए एक्स वर्सेस वाई दिख रहा है ये केस, पर इसके अंडर बहुत सारी, हो सकता है 500 पार्टीज हों, 500 लोग हों जो पिटिशनर हों, राइट। तो अगर कोई जजमेंट आया है इस केस में, तो वो जजमेंट इनके सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, राइट। अब इसमें से ना ही एक्स और वाई और ना ही ये जो 500 लोग हैं, राइट, जिनको नोटिस भी मिला था और जो पार्टी बन गए इस केस में, इनमें से कोई बाद में दोबारा से फ्रेश केस फाइल नहीं कर सकता, ये बोलते हुए, राइट, सेम डिस्प्यूट पे फ्रेश केस फाइल नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो रेस जुडिकेटा से बाउंड होंगे, राइट। एक्सप्लेनेशन 6 ऑफ सेक्शन 11 रेस रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। रिट, सेम लॉजिक, रिट जो है वो सूट नहीं होता, इसलिए सेक्शन 11 जो है डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा है वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं, पर जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा हैं वो अप्लाई होंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, प्री में पूछा जाता है कि जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस होती है, हम सबको पता है कि 5 तरह की रिट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में इन रिट्स के बारे में बताया गया है। तो 5 तरह की रिट्स होती हैं, उनमें से 4 पे रेस जुडिकेटा तो किसी पे अप्लाई नहीं होगा, पर ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकेटा विल अप्लाई। पर हेबियस कॉर्पस पे ना ही रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा, ना ही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, राइट। ठीक है, अब एक और बात आती है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। क्या रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बेसिकली क्या होता है, कॉन्करेंट होता है इन नेचर। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास सिमिलर पावर्स हैं अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें। मतलब सिमिलर एज इन बेसिकली अगर हम देखें तो हाई कोर्ट की पावर्स जो हैं वो ज़्यादा वाइड हैं,
हाई कोर्ट हैज वाइडर पावर्स व्हेन इट कम्स टू रिट्स, राइट। पर फिर भी इन दोनों को क्या माना जाता है, सिमिलर टाइप का कोर्ट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू रिट प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इस बारे में ये जो पूरा एक स्टेटमेंट है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस करूंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वाइंड अप कर देंगे रेस जुडिकेटा के चैप्टर को, रेस जुडिकेटा, राइट। ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता आपके लिए बहुत ही ज्यादा कम्बरसम हो जाए एक लेक्चर और आप बोर हो जाएं, राइट, या फिर आपको बहुत हैवी लगने लगे, इसलिए मैंने इसको मैं इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा, राइट। तो इसके आगे का रेस जुडिकेटा में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।